ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान भारत तथा जामी विश्वविद्यालय हेरात, अफगानिस्तान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार एवं K24 न्यूज लाइव की ओर से आप सभी को संध्या गौतम का नमस्कार। आज हम सभी सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखाग् भवेत् की भावना से प्रेरित होकर भारत अफगानिस्तान संबंध साहित्य, शिक्षा, संस्कृति तथा पर्यटन विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अतिथि देवो भव कहती है यह भारत धरा, स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। आज का यह अंतरराष्ट्रीय वेबिनार शुभ हो, भारत अफगानिस्तान संबंधों के लिए मंगल कारक हो, आप सभी को मुबारक हो। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति तथा पर्यटन का मानवीय मूल्यों का विस्तारक हो। आज के हमारे इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर नसीर अहमद फराह अहमद जी, कुलपति जामी विश्वविद्यालय हेरात, अफगानिस्तान। बीज वक्ता आदरणीय डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी, कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी, संस्थापक आर्यम संस्थान मसूरी। विशेष वक्ता डॉक्टर बहराम रमेश जी, अध्यक्ष ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान अफगानिस्तान। संयोजक डॉक्टर कामराज गुरु जी, अंतरराष्ट्रीय चेयरमैन ग्लोबल हिंदी संस्थान। प्रबंधन सचिव प्राचार्य डॉक्टर ऋषिपाल जी, संचालक श्रीमती ममता जैन जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े आदरणीय विद्वानजन, विभिन्न महाविद्यालयों के सम्माननीय प्राचार्य, शिक्षकगण, पत्रकार बंधुजन, प्रिय विद्यार्थी और शोधार्थी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी परंपरा है कि हम अपने कार्यक्रम का आरंभ ईश वंदना मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। इसके लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जगदीश जिस वर बुद्धि से सब देव गण तरते रहे, और पितृगण भी प्रार्थना जिसकी सदा करते रहे, उस दिव्य मेधा बुद्धि का वरदान हमको दीजिए, शुभ कार्य में सुखमय सफल कल्याणकारी कीजिए। मां सरस्वती की वंदना करते हुए मैं कहूंगी, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। चलिए हम विषय प्रवेश करते हैं। भारत अफगानिस्तान संबंध साहित्य, शिक्षा, संस्कृति तथा पर्यटन। इसकी जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि किस तरह से संस्कृति और साहित्य हमें जोड़ता है। और इसके लिए हम बात करें विषय प्रवेश की, तो इतिहास गवाह है कि ऋग्वेद से आरंभ हुई भारत और अफगानिस्तान की यात्रा को विभिन्न प्रमाणों और तथ्यों से समझा जा सकता है। ऋग्वेद के 44वें श्लोक में पख्तूनों का वर्णन मिलता है। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और यह सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। इस्लाम के आगमन के बाद ही यहाँ एक नई क्रांति का आरंभ हुआ। बुद्ध के शांति मार्ग को छोड़कर यह लोग क्रांति मार्ग पर चल पड़े। बीच में आया शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया, जिससे यहाँ की संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्ह मिट गए। महाभारत में इसके लिए कंबोज और गांधार के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे हम महाभारत में बात करते हैं, गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थी। कंबोज की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में वाल्हीक और वनआयु देशों के श्रेष्ठ घोड़ों का वर्णन हमें मिलता है। आज अनेक
योजनाएं वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मानवीय संबंधों के आधार पर अफगानिस्तान में चलाई जा रही हैं। आज हम सभी भारत अफगानिस्तान संबंध, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन को लेकर विषय विशेषज्ञ विद्वानों से सुनेंगे, समझेंगे, जो इनके माध्यम से दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। वास्तव में यह वेबिनार भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अगले वक्ता हैं हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, आज आपका परिचय मैं आपकी कविता से दूंगी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। पुष्पेंद्र जी, मुझे आपकी ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी, इसी से मैं आपका परिचय शुरू करती हूँ। तेरे मेरे के फंदे में, तेरे मेरे के फंदे में यह जीवन रीता है, परहित में जो बीत रहा वह जीवन गीता है। तेरे वंदन को रोजाना यह धरा डोलती है, मेरी जीवा बस तेरा जय घोष बोलती है। आप एक कवि और दार्शनिक के रूप में आप अपने व्याख्यानों, देशनाओं तथा उद्बोधनों के द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को भारतीय संस्कृति के लिए निरंतर प्रेरित तथा संस्कारित करते रहते हैं। आपके अगर मैं पुरस्कारों की बात कहूं तो इतने ढेर सारे पुरस्कार हैं आपके, जहाँ पे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सृजनात्मक लेखन के लिए राष्ट्र गौरव सम्मान आदि बहुत सारे पुरस्कार आपने प्राप्त किए, क्योंकि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सुप्रसिद्ध शिक्षक, पत्रकार, लेखक, वैदिक ज्योतिषी, आध्यात्मिक उपचारक हैं। अध्यात्म जो आपका प्रारंभ आपने अपने जीवन का किया, तो अध्यापन के साथ साथ आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई। विश्व भर के मुद्दों पर तथा प्रेरणात्मक 85 से भी अधिक आप पुस्तकें लिख चुके हैं। 65 से भी अधिक देशों की आप यात्रा कर चुके हैं। सांस्कृतिक राजदूत के रूप में आपने कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आप संचार मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार रहे। जनसंख्या सेवा इंटरनेशनल यूएसए के सलाहकार और मॉरिशस गणराज्य के संचार निदेशक पद पर रहे। आपके परिचय को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए आर्य जी, मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आपको हम सुनना चाहते हैं। आपको मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी, आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सभी को हार्दिक अभिवादन। तो हमारे यहाँ से जो वेद का वचन जाता है वो जाता है, ऋग्वेद में एक सूक्ति आती है कि सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। इस दुनिया में जितने भी लोग जहाँ पर भी हैं उन सभी को हम अपना मित्र मानते हैं, उन सभी को हम अपना दोस्त मानते हैं, उन सब से अपना एक रिश्ता हम किसी न किसी रूप में स्थापित करते हैं। अभी मार्कंडेय जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन किया और बहुत सारी चीज़ें सारगर्भित ढंग से उन्होंने समेटी, तो मैं कुछ चीज़ें और इसी में जोड़ना चाहूँगा उन्हीं के वक्तव्य में कि महाभारत का हम उल्लेख करते हैं और हमारा बड़ा पुराना संबंध वहाँ से रहा। और जिस तरह से गांधार जो पहले जहाँ की गांधारी थी अब वो कंधार के रूप में है, तो गांधारी बहुत सारी विद्याओं की जानकार थी। संध्या जी, ये मतलब हमारे भारतीय इतिहास में एक ऐसी चीज़ है, खासतौर से जो हमारा धार्मिक इतिहास है उसमें जो गांधारी थी वो ऐसी विद्याएं जानती थी जिन विद्याओं का अभी भी विज्ञान अता पता नहीं लगा सका है। और मूलतः ऐसा माना गया कि उनमें जो दो विद्याएं थी वो विद्याएं जैसे अफगान से ही आई, वो अफगानी महिलाएं ही जानती रही होंगी, शायद वो भारत में पहले नहीं था, या वो किस तरह से उन्होंने विकसित किया ये एक शोध का विषय है। जैसे जो परखनली शिशु वाली बात है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, तो ऐसा उल्लेख आता है जो वेद व्यास जी के कुछ प्रसंगों में आता है कि कुछ मिट्टी के घड़ों में गांधारी जो टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, जो छोटे भ्रूण हैं, बच्चे हैं गर्भस्थ, उनको रखती थी। और गांधारी इसीलिए 100 बच्चों को, 100 चाइल्ड्स को एक साथ जन्म दे सके, जिनको हम कौरव कहते हैं। कौरव कहते हैं 100 को, यानी 100 चाइल्ड्स होते हैं 100
100 बच्चों को वो घड़े में भ्रूण रखती थी और उस घड़े में निषेचन की जो पद्धति थी, उस तरह से वो टेस्ट ट्यूब बेबी का एक ऐसा अवतरण था जो 5000 वर्ष पहले अफगानिस्तान और भारत के सम्मेलन से हुआ। और जो कौरव थे वो 100 भाई थे, वरना जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सबसे छोटा 1 साल का होता और सबसे बड़ा 100 साल का होता, तो वो संभव नहीं था। सबकी उम्र एक ही जितनी थी, तो वो सब टेस्ट ट्यूब बेबीज थे। एक तो ये विद्या गांधारी लेकर के भारत पहुंची। दूसरी विद्या एक और थी उनके पास, जिसको हम प्रस्तर विद्या बोलते हैं। तो प्रस्तर विद्या में होता क्या है कि अगर आप अपनी साधना से बहुत लंबे समय तक मेडिटेट करके, बहुत लंबे समय तक आप अगर किसी चीज़ के साथ इन्वोक कर रहे हैं, तो आप शरीर के किसी भी अंग को पत्थर जैसा मजबूत बना सकते हैं, पत्थर जैसा उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। और वो विद्या गांधारी को आती थी। तो उन्होंने जब दुर्योधन को बुलाया युद्ध से पहले, आप सब उस प्रसंग को जानते हैं, भीम से जो गदा युद्ध हुआ, उस युद्ध से पहले दुर्योधन को बुलाया और उन्होंने अपने आंख से पट्टी हटा करके जब दुर्योधन को देखा तो पूरा शरीर दुर्योधन का प्रस्तर में बदल गया, यानी उसकी बलिष्ठ काया ऐसी हो गई जो पत्थर जैसी मजबूत हो गई। और जो उसमें एक उल्लेख आता है कि जो उन्होंने नीचे का अधो वस्त्र पहना था वो अगर उतार दिया होता तो दुर्योधन को भीम पराजित शायद ना कर पाते। तो ये 2 विद्याएं ऐसी थी जो गांधारी लेकर के आई। और तीसरी बात एक और बताती है अफगानिस्तान के लोगों के डेडिकेशन के बारे में, उनके डिवोशन के बारे में, उनकी पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी के बारे में, कि वो कितने बड़े समान धर्मा हैं, कैसे संगी साथी की भावनाओं की कद्र करते हैं। कि अगर धृतराष्ट्र चक्षुहीन हैं, धृतराष्ट्र की आंखों में दृष्टि और रोशनी नहीं है, तो गांधारी ने भी पूरे जीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी, यानी कि जैसा मेरा पति रहेंगे वैसे ही जीवन को मैं भी जीऊंगी, उनके साथ में वैसे ही संग साथ में रहूंगी। और ये जो डेडिकेशन था, ये जो कुछ गुण थे, शायद इसी वजह से जो भीष्म पितामह थे उन्होंने इस बात के लिए चुना, और जो विदुर और जो पुराने ऋषि थे कि हम जो कन्या लाएं भारत में राजा के लिए, महाराजा के लिए, जो हम बहू का वरण करें, बहू का चयन करें, अच्छी लड़की को चुनें वेडिंग सेरेमनी के लिए, उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट जगह अफगानिस्तान हो सकती है। तो वहाँ की लड़की को चुना गया। ये 5000 साल पुराने हमारे रिश्ते की डोर इस बात के बारे में पता देती है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ कोलकाता में, बंगाल में, और जितना हमारा असम तक जो जाता है, कामाख्या कामरूप के जो तांत्रिक अनुष्ठान हैं, उन तांत्रिक अनुष्ठानों में जो सबसे पहले जो बलि की प्रथा थी, बाद में धीरे धीरे हमारे यहाँ अपभ्रंश हुआ इसका कि हम बकरे और बाकी चीज़ें देने लगे बलियों के रूप में। कुछ जगह पर परंपरा चलती रही, कुछ जगह दुर्भाग्यवश अभी भी चल रही है, बहुत जगह बंद हो गई है। उससे पहले अनार की बलि दी जाती थी। अनार, पोमेग्रेनेट, जो अनार फल होता है, उसको काट करके, वो रक्त जैसा होता है, रक्त दंती का बोलते हैं ना हमारे यहाँ, जो काली का एक स्वरूप है, तो वो उसमें जो है उनको अनार को काट करके अनार की बलि दी जाती थी। और अनार को ही, अनार का जो जूस था उससे अभिषेकम किया जाता था कामरूप कामाख्या में, जो त्रिपुर सुंदरी का जो पूरा एक हमारा विधान आता है। और जहाँ ये गॉडेस पार्वती का जो योनि अंग है वो वहाँ विराजित है, और उसकी बड़ी अपने आप में तंत्र में एक बहुत बड़ी व्याख्या है। और तंत्र का अनुष्ठान, तंत्र का कोई भी आचार्य वहाँ जाए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो अनार आते थे, वो अनार का फल कंधार से आता था और उसको बोलते थे कांधारी अनार। अभी भी अगर अनार की गुणवत्ता को पहचाना जाए, अनार की क्वालिटी को एग्जामिन किया जाता है, तो वो यही बोलते हैं कि ये कांधारी अनार है। तो यानी कि आंख बंद करके अब इसको आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल एंड दिस इज द सुपर फ्रूट। तो इसमें कोई आप डाउट नहीं कर सकते हैं उसके किसी क्वालिटी के ऊपर। तो ये बात हुई। इसके साथ साथ हम भारत में जो ड्राई फ्रूट्स आए, जो पिन खजूर है, बादाम है, सूखे मेवे हैं, पिस्ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भारत में आती थी, वो सारे पख्तून बोलते थे इनको, पहले अफगानियों को पख्तून। ये पख्तूनी लोग उसको लेकर के भारत में आते थे। और जैसा बताया मार्कंडी जी ने भी जिक्र किया, जो फिल्म बनी हमारे यहाँ 14 दिसंबर 1961 को एक फिल्म रिलीज हुई, काबुली वाला। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने 1892 में, 1892 में पुस्तक लिखी थी, कहानी लिखी थी काबुली वाला। उस पर फिल्म बनी, बलराज साहनी ने उसमें रोल किया कि कैसे एक पठान पैसा कमाने के लिए भारत आता है, छोटी सी बच्ची से उसका मोह हो जाता है और अपनी बच्ची का अक्ष वो भारत में एक छोटी बच्ची में देखता है और उससे उसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको सिद्ध करने के लिए वो 10 साल तक जेल में भी काटता है, बिना किसी अपराध को किए हुए 10 वर्ष जेल में रहता है।
ये जो काबली वाला है, और उसका जो गीत है, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तो वो अभी भी उसकी जो रिदम है और उसकी जो एक म्यूज़िक है वो दिल को छूता है। और ये जो कौम है अफ़गानी जो लोग हैं, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, ये बड़े बहुत ही फेस्टिव होते हैं, बहुत ही ये नेचर पसंद हैं। इन लोगों में बहुत मोहब्बत है हमारी प्रकृति के बारे में और गीत और संगीत के बारे में। जो जहाँ बात की अभी मार्कंडेय जी ने जिक्र किया था, हमारे जो गुरु गोरखनाथ रहे हैं, बहुत उनकी बड़ी महत्वता रही है। नाथ संप्रदाय के उद्घाटक थे वो। तो उनके संप्रदाय में जो अबुल नाम का एक लड़का था, अबुल नाम का एक व्यक्ति था, वो रसोई में काम करने में मदद करता था और जितने ड्राई फ्रूट्स और चीज़ें आती थी वो वहाँ पर पहुँचाने का कार्य करता था। और वो इतना प्रभावित हुआ गुरु गोरखनाथ जी से कि वो खाता भी कुछ ज़्यादा था क्योंकि मेहनत ज़्यादा करता था। तो उनकी शिकायत उनके ही एक दूसरे शिष्य ने की कि ये अबुल बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तो उस पर एक सूक्ति लिखी गुरु गोरखनाथ जी ने कि हब के ना खाईबा, ढब के ना चलीबा, हसीबा खेलीबा, धरीबा ध्यानम। तुम हंसते खेलते तो बहुत हो, ध्यान भी क्या करो, लेकिन इतना ज़्यादा ना खाओ कि खाने के बाद सोते ही रहो। ये सूक्ति अबुल के लिए लिखी गई। तो ये गुरु गोरखनाथ जी का प्रसंग इसमें आता है। ऐसे ही एक बड़ी सूफी महिला हुई हैं भारत के इतिहास में, बल्कि भारत के ऐसा कहना चाहिए सूफी इतिहास में, लल्ला। उनको कुछ अपभ्रंश रूप में लैला भी कहा गया, लेकिन एक लैला वो थी जो मजनू वाली हैं, उनसे हमारा इसमें संदर्भ नहीं है। ये एक आध्यात्मिक महिला हुई हैं और बाद में ये अफगानिस्तान से माइग्रेट होकर के कश्मीर में रही। और इन पर महावीर के जीवन दर्शन का इतना अधिक प्रभाव रहा कि पूरे जीवन ये निर्वस्त्र ही रही। और ये झेलम से आगे एक इन्होंने झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में बना करके वहीं वो रहती थी। और कश्मीर में एक परंपरा बहुत लंबे समय तक चलती रही। ये जब चंगेज़ खान और ये लोग आए उससे पहले तक वो परंपरा थी कि हम तो लल्ला और अल्लाह दो को ही जानते हैं, लल्लाह को जानते हैं और अल्लाह को जानते हैं। यानी कि एक ऐसी लेडी है जो बहुत परमात्मा के लिए, खुदा के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है, उसको हम पहचानते हैं। और दूसरा, हम अल्लाह की जो नेमतें हैं और जो उनकी हमारे लिए उपदेश हैं, उनकी जो शिक्षाएं, उनको मानते हैं। और मोहम्मद साहब देखिए कहते हैं, कुरान मजीद में एक जिक्र आता है कि जो व्यक्ति अपने पड़ोसी को भूखा देख करके सो जाता है उसका पड़ोसी होना गुनाह है, उसका पड़ोसी होना हराम है, वो पड़ोसी कहलाने के काबिल नहीं है। तो आप अच्छे पड़ोसी तब होते हैं जब आप अपने पड़ोस में अगर कोई भूखा व्यक्ति है उसके लिए भी आप कुछ ऐसा असबाब का काम करें, कुछ ऐसी दुआ का और कुछ ऐसी चीज़ों का काम करें जिससे आपको बरकत मिले और आपके जो दीन और ईमान है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ जाए। तो असली इस्लाम की शिक्षा भी यही कहलाती है कि अच्छे पड़ोसी होना बहुत बड़ी बात आपस में होती है। हमारा अफगानिस्तानियों के साथ कभी भी अगर हम इतिहास देखें कभी संघर्ष नहीं रहा। एक छोटा सा प्रसंग आता है, जो प्रसंग आता है 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी का एक संग्राम हुआ। सारागढ़ी में एक युद्ध लड़ा गया, उसमें 21 सरफरोश के नाम से उस पर एक फिल्म भी बनी बाद में, और केसरिया नाम से एक फिल्म भी आई है, तो उसमें भी उसको वर्णन किया गया। तो उसमें क्या था कि अफगानी लोगों ने सिर्फ इस बात पर नाराज हुए कि भाई आप भी आज़ाद मुल्क के व्यक्ति हैं, हिंदुस्तानी हो, पहले आज़ाद ही थे, अभी आपको अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया हुआ है, और हम अफगानी हैं, हम भी आज़ाद पसंद ख्याल के हैं, तो आप अंग्रेज़ों का साथ ना दो। उनका संघर्ष सिर्फ इस बात को लेकर के था कि आप अंग्रेज़ों का साथ मत दो, आप अपने हिंदुस्तान के साथ रहो। और इस बात को लेकर के सारागढ़ी में लड़ाई हुई जो अफगानियों के साथ और भारतीयों के साथ हुई थी, लेकिन उसका मुद्दा कुछ और था। वो नाराज़ थे अंग्रेज़ों से, भारतीयों से अफगानी कभी नाराज़ नहीं रहे और अफगानिस्तान से भारत कभी नाराज़ नहीं रहा। तो ये एक ऐसी बाउंडिंग रही है जो बड़ी गहरी चलती है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो जलालुद्दीन रूमी की बात आपने की, जलालुद्दीन रूमी ने बहुत सारी जो रचनाएं लिखी हैं उनमें भारतीय वाङ्मय का, भारतीय फिलॉसफी का, भारतीय दर्शन का बहुत गहरा संबंध उसमें जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो जुनैद हुए हैं, जुनैद ने 2 महीने अफगानिस्तान में बिताए हैं। जुनैद अल मंसूर के गुरु हैं। और अल मंसूर कौन है? अल मंसूर वो हैं जो अहम ब्रह्मास्मि, जो कहते हैं अनहलक का दावा जिन्होंने किया था और बाद में उनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई, उनकी गर्दन
कलम कर दी गई थी, तो वो तब तक आते आते धीरे धीरे कट्टरवाद अफगान में आने लगा था, जिसकी परिणति आपको मिली 96-97 में, जब बुद्ध की सबसे सुंदरतम मूर्तियां वहां तालिबानियों ने तोप लगा करके उड़ा दी गई। तो वो, लेकिन अगर अब वो मूर्तियां आज अफगानिस्तान में होती तो अफगानिस्तान वर्ल्ड मैप पर टूरिज्म के मायने में और अधिक समृद्ध होता। वहां दुनिया भर से लोग जो बुद्ध की विचारधारा को जानते हैं या हमारे ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं जिनमें अफगानी, वो देखिए वो जो अफगान में प्रतिमाएं बनी 84 प्रतिमाएं थी, 84 मूर्तियां थी, और जो 6 फीट से लेकर के 600 फीट तक की थी। सबसे छोटी जो मूर्ति थी, जो उसकी प्रतिमा थी, वो 6 फीट की थी, 6 फीट की थी, और सबसे बड़ी मूर्ति 614 फीट की थी। ये बुद्ध की ऐसी मूर्तियां थी जिनमें उनके धम्मपद के सभी सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। थिक नियात हन्हा जो तिब्बत के एक थिंकर रहे हैं, उन्होंने इस पर पुस्तक लिखी है, जहाँ जहाँ गौतम चरण चली जाही, उनके पुस्तक का अनुवाद है, और उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि तालिबानी लोग कला के प्रति कितने समर्पित रहे, ये अफगानी लोग कला के प्रति कितने समर्पित रहे कि अफगान के लोगों ने बुद्ध के बैठे हुए, उनकी लेटी हुई प्रतिमाएं, उनकी खड़ी हुई प्रतिमाएं, उनकी अभय मुद्रा की प्रतिमाएं, उनकी मोक्ष मुद्रा की प्रतिमाएं, उनकी धर्म मुद्रा की प्रतिमाएं, वो पत्थरों पर बनाई। पूरे पूरे बड़े बड़े पहाड़ काट करके उन मुद्राओं को उत्कीर्णित किया गया, उनको इनग्रेव किया गया पहाड़ों में, और वो कई हजार सालों तक वहाँ खड़ी रही। 2500 साल से वो वहाँ थी, अभी 20-25 साल पहले उनको तोड़ दिया गया। लेकिन अगर आज वो होती तो वर्ल्ड मैप पर अफगानिस्तान को और अधिक मदद मिलती, रेवेन्यू जनरेशन में और बहुत सी चीज़ों में। दुनिया भर के बहुत से पर्यटक वहाँ जाते। खैर 2011 में जो हमारा समझौता हुआ अफगानिस्तान के साथ, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तो उसके आधार पर तो अभी बहुत सारी योजनाओं पर हम काम कर ही रहे हैं, बहुत सारे ब्रिज बना रहे हैं। और हमारा हम भारत तो पहले से ही पुल में विश्वास रखता है, हम दीवार में विश्वास नहीं रखते। दीवार में विश्वास तो चीन रखता है या ऐसे बहुत से देश रखते हैं, हम तो पुलों में विश्वास रखते हैं। पुल दिलों को जोड़ता है, पुल संस्कृतियों को, सभ्यताओं को जोड़ता है, पुल 2 राष्ट्रों को जोड़ता है, बहुत सारे दिलों को जोड़ता है। तो हम पुल बनाने वाले लोग हैं। और रामायण काल से लेकर के हमने तो, जब देखिए श्रीलंका और भारत के बीच पुल नहीं था, तब भी हमारे यहाँ नल नील और जो इतने बड़े इंजीनियर थे जो पानी को पत्थर पर तैराना जानते थे, उन्होंने जो है वहाँ एक पूरे पुल का निर्माण कर दिया था। तो पुल बनाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो अभी बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें अभी आगे बढ़ रही हैं, उस पर काम चल रहा है, और उस पर भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे और हमेशा से रहे हैं। और इनकी जो ड्रेस है, जो जलालुद्दीन रूमी की बात हमने की, जहाँ सूफियाना नृत्य की बात आती है, जो बाद में ओशो की बहुत सारी ध्यान थेरेपी में प्रयुक्त किया गया, और बहुत सारी पद्धतियाँ अभी उस पर काम कर रही हैं। जापान में उस पर काम हो रहा है, कोरिया में काम हो रहा है, जर्मनी में काम हो रहा है, कई सारे देशों में उसके ऊपर काम हो रहा है। नीदरलैंड में उसके ऊपर पूरी वर्कशॉप लगती है, जिसमें जो वस्त्र पहने जाते हैं वो मूलतः अफगान और भारत का सम्मिश्रण है। उसमें 70% अफगानी जो लेडीज गाउन्स पहनती थी, जो कपड़े पहनती थी, और 30% उसमें कुछ चीज़ें फिर भारत की ऐड ज्वाइन की गई, चौली और बाद के जो ऊपर के हमारे अंग वस्त्र हैं स्त्रियों के, वो उसमें जोड़ दिए गए। तो वो जो वस्त्र है जिसको हम सूफियाना नृत्य में पहनते हैं, वो भी अफगानिस्तान की ही मूल रूप से देन है। तो अफगान और भारत का रिश्ता बहुत मधुर, बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग रहा है हमेशा से, और रहेगा, क्योंकि ये हमारे निकटतम बहुत अच्छे पड़ोसी भी हैं। और पड़ोसी जो है वो बहुत बड़ा व्यक्ति होता, ऐसा कहा गया है कि रिश्तेदार से अच्छा पड़ोसी होता है, क्योंकि रिश्तेदार तो बहुत दूर में देर में खबर लेता है, पड़ोसी तो बिल्कुल बराबर में ही होता है आपके। तो भले ही दुनिया में वैश्विक परिदृश्य में हमारे संबंध बहुत सारे राष्ट्रों के साथ कैसे भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन अफगान के साथ हमारी मधुरता सदा सर्वदा बनी रहेगी। और नासिर अहमद साहब हमारे साथ जुड़े रहे, और वहाँ विश्वविद्यालय में वो हैं, और हम तो उनको न्योता देते हैं, आप आएँ, आप हमारे यहाँ आएँ, मसूरी में आएँ, और यहाँ देखिए प्रकृति का, आप हमारा जो वातावरण हमारे आश्रम में आप पधारें। और बहराम रमेश को भी मैं निमंत्रण देता हूँ, वो भी आएँ। और डॉक्टर मार्कंडे जी को तो हम बुला ही लेंगे, उन पर तो हमारा अधिकार है, और कामराज जी को तो आना ही है, संध्या जी भी साथ में आएंगी। तो आप सब लोगों को हम निमंत्रण देते हैं, आप यहाँ आएँ, और हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाएंगे जो चीज़ें भारत और अफगान के साथ एक संबंध को मजबूत बनाती हैं। और बहुत सारी आपकी पुस्तकें भी हमारे यहाँ रखी हैं, जो आपके यहाँ भी रखी हैं और हमारे यहाँ भी रखी हैं। तो उन सब चीज़ों से भी हम परस्पर जुड़े हुए हैं। बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आप सब लोगों ने सुना, बहुत धैर्य के साथ, और मेरी बातों के साथ बहुत अच्छे से आप जुड़े रहे। आप सबके भीतर बैठे हुए अल्लाह ताला को, परमात्मा को, ईश्वर को, गॉड को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ओम स्वस्ति अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी।
आपने इतने सुंदर ढंग से, इतने अच्छे ढंग से नई नई बातें हमारे सामने रखी जिनका हमें ज्ञान नहीं था। कहाँ आप हमें महाभारत में ले गए और गांधारी की बात की, और उसमें भी आपने ये नई बात बताई हमें कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी की बात, प्रस्तर विद्या की बात, कि 5000 वर्ष पूर्व गांधारी के माध्यम से भारत में इन विद्याओं का आगमन हुआ। उनके मेडिटेशन की आपने बात की, और साथ ही आपने बताया कि कितना विश्वास था भारतीय लोगों को अफगानी कन्याओं पर, जहां पे उन्होंने पंक्चुअलिटी की बात, सिंसियरिटी की बात, डेडिकेशन की बात की, और एक साम्राज्य के लिए जो कन्या चुनी जानी थी उसको गांधारी को लेकर जो है वहां पर लाया गया। तो इसी तरह से आपने कोलकाता में कामाख्या मंदिर की बात की, तांत्रिक अनुष्ठान की बात की, नई नई बातें आपने बताई। कंधारी अनार हम तो नहीं जानते थे, और आपके लिए बहुत सारे, मैं मैसेज देख रही थी, इसमें कमेंट्स आ रहे थे। एक तरह से नई नई बातें हमें इतनी अच्छे ढंग से पता चली। ड्राई फ्रूट्स की बात, और जो आपने बताया कि गुरु गोरखनाथ के पास जो अबुल था, हंसते खेलते के साथ साथ ध्यान करने की बात आपने कही, लल्ला और अल्लाह की बात की। तो इस तरह से जहाँ पे थोड़ी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की, वो नाराजगी भी किस लिए थी? डेमोक्रेसी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और बुद्ध की मूर्तियों की बात की। बहुत सारा आपने थोड़े से शब्दों में इतना सारा समेटने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। हम आपके बहुमूल्य विचारों से आगे भी लाभान्वित होतेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आपको बार बार बोलते रहेंगे, क्योंकि आपके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। हम उसके जिज्ञासु हैं, हम बार बार उसका लाभ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर नासिर साहब बैठे हैं, बहराम जी बैठे हैं बिल्कुल। हमारे साथ। काबुली चना भी बहुत बेहतरीन चीज है। काबुली चना, काबुली चना, वो चना भी ऐसी चीज थी, पूरे भारत में आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ जी, वो कहते हैं ब्लैक ग्राम काबुली चना कि खाए चना और रहे बना। तो हमने ये ताकत का जो प्रतीक है, ये घोड़ों के साथ चना भी आया, और चने ने जिस तरह से महत्व बनाया, ये बड़ी परंपरा की बात रही। तो काबुली वाले सर, बहुत सुंदर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। वंडरफुल तो सर, रमेश जी, ये काबुली वाला तो अजर अमर हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। पुनः आपका बहुत बहुत नमस्कार।